हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार आपके बीच एक बार फिर से। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का हिस्ट्री और लेसन 1 है। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक पार्ट लेकर आया हूँ, इसमें एक पार्ट और मैं लेकर आऊँगा। उसके बाद MCQs का प्रैक्टिस कराऊँगा जो जैक बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस होंगे। इवन अगर देखा जाए तो NCERT में जहाँ से भी सिंधु घाटी सभ्यता के सवाल आने की होंगे वो सारे सवाल आपका कवर हो जाएंगे, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे तो ऑब्जेक्टिव। तो उम्मीद है आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का एक पॉइंट में लिख रखा हूँ, पॉइंट के अनुसार देखता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। ये सिंधु घाटी सभ्यता एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो देखिए, इस सभ्यता का विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जो विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी और बहुत ज़्यादा विकसित थी। इसके टाउन प्लानिंग की बात करेंगे तो इतना बेहतर था कि किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। उस ज़माने में इतने बेहतर टाउन प्लानिंग थे। अंग्रेज तो हमें बताते हैं और सिखाते हैं कि भारतीयों को हमने सभ्य बनाया। जिस समय अंग्रेज़ों का सभ्यता से दूर दूर तक संबंध नहीं था, उस समय हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सभ्यता का एक बहुत ही विकसित नगर बसा दिया था। लेकिन अंग्रेज़ों को कौन समझाए। और दूसरी कंडीशन, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों ने भी उनकी बातों को मान लिया। तो चलिए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। बोलते हैं नामकरण। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरुआती स्थल सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी स्थल पाए गए, जो साइट पाया गया, वो लगभग इसी सभ्यता के मतलब सिंधु घाटी नदी के किनारे मिला, ठीक है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में जिस स्थल की खोज हुई थी ना, उसका नाम था हड़प्पा। ध्यान रखिएगा, जिस स्थल की खोज हुई थी उसका नाम था हड़प्पा। और सबसे पहले ये हड़प्पा जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की ही एक स्थल है हड़प्पा, जो खासकर ये पाकिस्तान में है। याद रखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान में हड़प्पा है। और मोहनजोदड़ो एक और साइट है, वो भी पाकिस्तान में मिलेगा। और हड़प्पा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा एक जगह है पाकिस्तान में और मांटगोमरी जिला वहाँ पर है पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा वहीं। और रावी नदी के बाएं तट पर अवस्थित है हड़प्पा। मेन दिक्कत क्या है कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की ही खोज हुई थी, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं, या इतिहासकार इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही पुकारते हैं। कई बार तो इसे सरस्वती सिंधु सभ्यता के नाम से भी पुकारा जाता है। बोलता है समय काल कैसा है इसका। पहले परिपक्व हड़प्पा सभ्यता काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक की बात किया जाता है कि माना जाता है। कई बार तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक भी माना गया है। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी पहचान, यह विश्व की 4 सबसे पुरानी नदी घाटी सभ्यताओं में से एक थी। उसमें अगर देखोगे मिस्र की सभ्यता आप लोग को पहले ही पढ़ रखे होंगे, ठीक है, जो नील नदी के किनारे अवस्थित थी। वहीं मेसोपोटामिया की सभ्यता जो दजला और फरात नदी के किनारे अवस्थित थी। वहीं चीन की सभ्यता जो होंगहो नदी या पीली नदी के किनारे अवस्थित थी। उसी प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन सभ्यता थी जिसका नाम था सिंधु घाटी सभ्यता। और ये जो सभ्यता था वो हमारे देश भारत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस हिसाब से आपका ये पहला स्लाइड होता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसकी बात ये होती है कि सिंधु घाटी सभ्यता, तो सही बात है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हुई, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि कुछ कैसे जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग का है। आद्य ऐतिहासिक, देखिए एक होता है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसमें ना तो कोई चीज़ को लिखा हुआ एविडेंस मिलता है और ना ही उसको पढ़ा जाएगा। जब लिखा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे। लेकिन ये आद्य ऐतिहासिक काल का है। इसमें क्या है, चीज़ें लिखी गई लेकिन पढ़ी अभी तक नहीं जा सकी। और नहीं पढ़ी गई है इसलिए आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त हो रही है। जिस दिन से पढ़ा जाएगा ना, उस दिन हो सकता है कि ये और कितनी सारी चीज़ें, कितनी साइट, कितनी सामग्री पता लग जाएगा कि याद रखना भी मुश्किल हो जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक प्रकार का आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है, आद्य सभ्यता है, जिसमें क्या हुआ था कि सबसे पहले इसको लिखा गया लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। यहाँ की लिपि है, ठीक है, जिसको बृष्टभेदन के नाम से जानते हैं। लेकिन खासकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसका अपनी कोई लिपि नहीं था, लेकिन एक्चुअली में बृष्टभेदन
लिपि है यहाँ पे, जिसको गोमूत्री लिपि के नाम से जाना जाता है। एक्चुअली में जब यहाँ पढ़ा नहीं गया तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय हम लोग जानकारी प्राप्त कहाँ से करते हैं, कैसे? तो पुरातत्व से, ठीक है, आर्कियोलॉजी। ये क्या होता है? इससे पता चलता है कि पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ मतलब पृथ्वी के नीचे छिपी हुई सामग्री, जैसे बर्तन हो गए, ठीक है, इमारत हो गए, अवशेष की खुदाई करके अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है कि इस टाइम में इस प्रकार से बसा होगा, ठीक है, और कई बार ये सभ्यताएं उजड़ी होगी। इसमें देखा जाए ना तो कई बार क्षैतिज उत्खनन किया जाता है, और कई बार इसमें जो उत्खनन होते हैं ना, वो देखिए कई बार ऐसा होता है उत्खनन कि इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि उत्खनन लंबवत होता है। तो इससे पता चल लंबवत उत्खनन से ये पता चलता है कि कई बार ये सभ्यता विकसित हुई होगी, ठीक है, और कई बार उजड़ी भी होगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में तो ये बात भी प्रचलित होता है कि ये सभ्यता कई बार उजड़ी और कई बार बसी भी है। तो इसका कुछ महत्व है जिसमें बहुत सारी चीज़ों के विषय हम लोग जानेंगे। तो खासकर पुरातत्व का महत्व इसलिए है क्योंकि इसी से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन है, उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। जब हमको ज़मीन के नीचे से कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त होती है और उसके आधार पर जो इतिहासकार है वो बताने का प्रयास करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातात्विक उत्खनन 19वीं सदी में रेलवे लाइन बिछाते समय जॉन ब्रंटन और इब्राहिम ब्रंटन, ठीक है, ये दो भाई थे। 1826 की बात है जब चार्ल्स मेसन ने, ठीक है, उसकी चार्ल्स मेसन जो थे, 1826 की बात हो रहा है जिसमें रेलवे लाइन की शुरुआत हो रही थी। ये रेलवे लाइन तो एक्चुअली में बहुत लंबे समय के बाद 1856 में कराची से लाहौर तक बिछाई जाएगी, जिसमें दो भाई जॉन ब्रंटन और अब्राहम ब्रंटन जब वहाँ से ईटा लाने के लिए उसको बोला जाता है, तो ईटा जब लाते हैं वहाँ से तो पता चलता है कि ये एक विशेष प्रकार की ईटा है जो शायद उस जगह पे कहीं उपलब्ध नहीं था। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये बात को बहुत लंबे समय तक छिपा कर रखा। अब पता नहीं ये जानना नहीं दे रहे थे या दुनिया के सामने इसको लाने में लेट कर दी। लेकिन 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का ही चार्ल्स मेसन के द्वारा, ठीक है, उसका देख रेख उत्खनन कराया गया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की वहीं खोज की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज होता है 1921 में, और ये पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिले में अवस्थित है। वहीं अगर मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो उसका जो खोज हुआ है वो 1922 में, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, और राखलदास बनर्जी के द्वारा हुआ है इसका। बोलते हैं वैज्ञानिक उत्खनन 1920 के दशक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ESI के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक उत्खनन हुआ, जिससे दुनिया के सामने एक नई सभ्यता लेकर आई। हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी देखिए क्या बोलता है। खोज की कहानी 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब में स्थित हड़प्पा नगर पर, ठीक है, प्राचीन मोहरे और अवशेष खोजे। अब देखो दयाराम साहनी के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। अब कब हो रही है? तो हड़प्पा सभ्यता की 1921 में हो रही है। खोज कौन कर रहा है? दयाराम साहनी। किसकी अध्यक्षता में? तो आज हो गया सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। एक बात और ध्यान रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वो पाकिस्तान प्रांत के मांटगोमरी जिला में है, और ये रावी नदी के किनारे है, ध्यान रख रखिएगा, ठीक है। रावी नदी के बाएं तट पर है, ठीक है, रावी नदी के बाएं तट पर है कौन? हड़प्पा, ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा से बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे तांबे का रथ की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, और मिन मूर्तियाँ तो बहुत जगह से प्राप्त हुआ, वह भी देखोगे तो ये हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ हड़प्पा से क्या हुआ कि H आकार की कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ साथ R37 कब्रिस्तान भी हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। अब ये कब्रिस्तान क्या सिंबल बताता है? ये कब्रिस्तान प्राप्त हो रही क्या बता रहा है? ये जो कब्रिस्तान है ये बताता है कि जो इंसान था उसको किस प्रकार से दफन करने की एक जगह होती है। जैसे कब्रिस्तान तो दफन करने की जगह होता है, तो उसके विषय में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। सेम H आकार के कब्रिस्तान, R37 कब्रिस्तान प्राप्त होता है। वहीं अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है, मृतभांड भी प्राप्त होते हैं। 1924 में जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के सामने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज को औपचारिक घोषणा की। अब देखो कांस्ययुगीन सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो टीन तो पहले नहीं खोजा गया था, बाद में टीन खोजा गया, ठीक है। और उससे पहले जो लोगों के द्वारा खोजा गया धातु था तांबा था। ये दोनों को मिलाया तो बनाया कांसा। इस सभ्यता में कांसे का प्रचलन हो रहा था, इस सभ्यता का नाम पड़ा कांस्ययुगीन सभ्यता। तो ध्यान रखिएगा, इस सभ्यता को हम लोग कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। नगरीय सभ्यता, यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता है। नगरीय क्रांति, जहाँ शहर बहुत ही व्यवस्थित थे, मतलब बहुत व्यवस्थित तरीक़े से था।
इवन देखोगे तो यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हाँ, ये एक सड़क ऐसे जा रही, एक से ऐसे जा रही, सड़क एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। घरों के दरवाजे जो होते थे ना सिंधु घाटी सभ्यता में, वह देखिए कि गलियों की तरफ खिलते थे, मुख्य सड़क की ओर ना खुलते थे। लेकिन एक जगह अपवाद में है जहाँ सड़क के दरवाजे जो होते थे मुख्य सड़क पर खुलते थे, वो लोथल था। कई बार ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इस सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से सिस्टमेटिक ढंग से किया गया था। जैसे नाली जो बना हुआ था, ठीक है, उसको ढका गया था सिस्टमेटिक तरीक़ा से और अच्छे ढंग से उसको ढक दिया गया था ताकि किसी प्रकार का बीमारी, ठीक है, मच्छर, गंदगी, दूषित प्रदूषण ना हो। ये सारी चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ख्याल रखा गया था। इवन आज के युग में लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता, शांतिप्रिय सभ्यता थी। यहाँ बहुत से कम मात्रा में हथियार मिले। जैसे पता चलता है कि लोग युद्ध प्रिय नहीं बल्कि शांति प्रिय व्यापार करते थे, ठीक है। ये लोग व्यापार भी करते थे। कृषि इन लोग का मुख्य व्यवसाय था, व्यापार करना भी था। यानी इन लोग का जीवन कृषि पर आधारित था, लेकिन मुख्य जो कार्य था वो व्यापार था। और व्यापार किसका करते थे? वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था, क्योंकि उसमें करेंसी तो चलता नहीं था, रुपया तो चलता नहीं था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली यहाँ प्रचलित था। कहाँ पर? सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे एक मोहनजोदड़ो मूवी आया है किसका? ऋतिक रोशन का। उसमें आप देखे होंगे किस प्रकार से ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोलते हैं मोहनजोदड़ो की कहानी एवं वहाँ से प्राप्त वस्तुएं। 1922 में राखल दर्पण जी सिंधु नदी के किनारे। अब देखो मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु नदी के किनारे है और ये आखिर ये लारकाना जिले में है। लारकाना जिले, पूछेगा कौन सा जिला में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, वो लारकाना जिले में है। और याद रखिएगा ये सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे है। तो माइंड में सिर्फ रखिएगा लारकाना जिला सिंधु नदी के किनारे। अच्छा, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? भूतों का टीला, प्रेतों का टीला, डेड ऑफ माउंट और मुर्दों का टीला। अगर कहीं पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो मोहनजोदड़ो का आपका शाब्दिक अर्थ जो हो जाएगा वो आपका मृतकों का टीला हो जाएगा, भूतों का टीला हो जाएगा, प्रेतों का टीला हो जाएगा और साथ ही साथ इसको हम लोग डेड ऑफ माउंट के नाम से जानते हैं। ये 1922 ईस्वी में, ठीक है, 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका खोज किया था राखालदास बनर्जी ने। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बोलते सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित प्रशासनिक केंद्र माना जाता था मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो से प्राप्त क्या क्या हो रही है, देखिए क्या प्राप्त होता है। विशाल स्नानागार की प्राप्ति हो रही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार, मतलब विशाल स्नानागार ये क्या था? ग्रेट बात था। मतलब मोहनजोदड़ो में जब किसी प्रकार ये दर्शाता है कि जब किसी भी प्रकार का अनुष्ठानिक कार्यक्रम होता था, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ छठ पूजा हो जाता है तो किसी प्रकार फेस्टिवल हो जाते हैं, तो देखते हैं लोग नहाने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से वहाँ पे सीढ़ियाँ बनी होती है और हम लोग या तो जो पूजा पाठ करते हैं वो नहाते हैं वहाँ पे, ठीक है, और अपना जो भी क्रियाएँ होती उस प्रकार से संपादित करते हैं। सेम इसी प्रकार से कहाँ हो रहा था? तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। ये कहाँ प्राप्त हुआ? पूछेगा विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपको बताना पड़ेगा मोहनजोदड़ो से। इसमें क्या हुआ था कि इस प्रकार से जो बना हुआ था ना, उसमें उत्तर और दक्षिण की ओर, ठीक है, उतरने के लिए 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। याद रखिएगा 9 सीढ़ियाँ कहाँ पे? उत्तर और दक्षिण। और सबसे बड़ी बात तो इसकी जो जल निकास प्रणाली था ना वो बहुत बेहतर था। इधर अगर देखोगे, ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम में यहाँ पे जो था वो जल निकास प्रणाली था। इधर जो था सिस्टमेटिक ढंग से कमरे बने हुए थे। वहीं देखोगे उत्तर दक्षिण में तो 9 सीढ़ियाँ बनी हुई थी। और सबसे बड़ी बात, इसका जो गारा लगाया गया था वो जिप्सम से बनाया गया था। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से वाटर प्रूफिंग का प्रथम साक्ष्य अगर कहीं से प्राप्त होता है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्राप्त होते हैं। और यहाँ के जो विशाल स्नानागार है वो आपको मोहनजोदड़ो से। वहीं आकर बात करेंगे विशाल अन्नागार की। देखो आज भी नहीं देखते हो, कभी बार राशनिंग किया जाता है, ठीक है, ये तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कोरोना आया था तो कोरोना में अगर भारत सरकार के पास उतना अन्न नहीं होता तो बताइए सारी अन्न जो है अन्न वो लोगों को कैसे वितरण कर पाता, ठीक है। तो किसी प्रकार से कभी कम कृषि होती है तो ऐसे कंडीशन में लोगों को सुरक्षित तरीक़े से खाने के लिए पिलाने के लिए क्या क्या खिलाओगे, ऐसी कंडीशन में विशाल स्नानागार की व्यवस्था किया गया था। शायद किसी प्रकार की समस्याएं जब हो जाती होगी, ठीक है, फसल बेहतर तरीक़े से नहीं होता होगा तो उस टाइम इस फसल का उपयोग किया जाता होगा। तो ये ग्रेनरी था जब फसलों को उचित तरीक़ा से रखा जाता था। सेम उसी प्रकार से कायस्य की नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त होती है। कहाँ से? ध्यान रखिएगा, तो आपको पता होना चाहिए कायस्य की नर्तकी की मूर्ति आपको प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से।
जिसकी एक हाथ में 24 से 25 चूड़ियाँ हैं, वहीं एक हाथ में कम चूड़ियाँ हैं। एक हाथ में अगर देखोगे तो कमर पर है, यानी कि भाव, ये अगर देखोगे भाव शून्य मुद्रा में प्राप्त होता है ये स्त्री, ठीक है। कई बार तो लोगों ने इसको डांसिंग गर्ल के नाम से बुलाया है, ठीक है। और ये जो मूर्ति है, ठीक है, ये जो महिला है ये बिल्कुल नग्न है। कई इतिहासकार तो इसको बोलते हैं कि ये बलूची नारी है, बलूचिस्तान की नारी है, जबकि कई लोग इसको बोलते हैं कि आदिवासी नारी का एक चित्र प्राप्त हुआ है। ये खासकर आपको ध्यान रखना है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई। और ये कहाँ से प्राप्त हुई है तो आपको पता होना चाहिए, ये प्राप्त हो रही मोहनजोदड़ो से, जो बिल्कुल नग्न अवस्था में है। पशुपति शिव की मुहर भी प्राप्त होती है। एक योगी की मुद्रा में बैठा देवता जिसके आसपास जानवर है। अब जानवर यहाँ है तो 6 जानवर है टोटल, ठीक है। आपको ध्यान रखना, पूछा जा सकता है कितने जानवर है, तो यहाँ 6 जानवर है। अब बताइए ये जो आपका है पशुपति एक शिव हो गया, ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने। अब यहाँ पे जो है इसकी दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर है यहाँ पे बाघ, ठीक, और बाघ है, ठीक, नीचे 2 हिरन हैं, ठीक है, यहाँ है भैंसा, ठीक, भैंसा और गेंडा। वहीं अगर देखो बाघ यहाँ है और एक और जानवर है, ठीक है, मतलब टोटल मिलाकर के यहाँ पर देखोगे तो 6 जानवर का उसके चारों बैठा गया है। उनमें से 6 जानवर है, टाइप पूछेगा तो 5 है, क्योंकि हिरन कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। और ये जो पशुपति शिव की जो मुहर है एक योगी मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके आसपास जानवर है। लोग कहते हैं, सर्जन मार्शल भी ऐसा कहते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक प्रकार का, क्या है बताओ, क्योंकि भगवान शिव ही अनेक प्रकार के जानवरों के आसपास रहते हैं, ऐसा उनका कहना था। इसलिए भगवान शिव का ही ये मूर्ति है। दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की भी मूर्ति, जो तिपतिया साल ओढ़े हुए, ये सब सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त होती, तो ध्यान रखिए मोहनजोदड़ो से। पुनः फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोहनजोदड़ो से सवाल आ सकते हैं। पूछे क्या प्राप्त होता है, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से। कैसे करती है, नृत्य करते हुए काशी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है, बालिका की, तो याद रखोगे मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मुहर कहाँ से प्राप्त होती है, मोहनजोदड़ो से, जिसमें कितने जानवर है, 6 जानवर है, ठीक है। और दाढ़ी बांधने वाली पुरोहित राजा की मूर्ति भी यहीं से प्राप्त होते हैं। दूसरी तरह से यहाँ से सूती कपड़े का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा, सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और सबसे अधिक मात्रा में यहाँ कुआं भी प्राप्त होता है। सबसे अधिक मात्रा में अगर बात करेंगे तो यहाँ कुआं, ठीक है, इससे ज़्यादा कुआं कहीं नहीं, अप्रॉक्स 700 कुआं जो होता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ भी बताएं, सूती कपड़ा भी प्राप्त होता है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में क्या है, जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये हड़प्पा सभ्यता, जिसकी क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, ध्यान रखिए। 12,99,000 है, मतलब यूँ सोच लो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, मतलब 13 लाख के अप्रॉक्स है, ठीक है। इसकी उत्तरी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जिसको मांडा बोलते हैं। ये चिनाब नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बोलेगा उत्तरी सीमा क्या है, तो उत्तरी सीमा जो है वो जम्मू कश्मीर, उसका नाम है, बताइएगा ध्यान से, मांडा, ठीक है। वहीं दक्षिणी सीमा बात करेंगे तो दायमाबाद, ठीक। यहीं पूर्वी सीमा की बात करेंगे तो आलमगीरपुर, और यहीं पश्चिमी सीमा की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा सुतका गेंडोर। तो याद रखिएगा, इसकी मैं भौगोलिक सीमाएं बता रहा हूँ। उत्तरी सीमा मांडा है, जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे है। वहीं दक्षिणी सीमा जो है दायमाबाद है, महाराष्ट्र में। ये प्रवरा नदी के किनारे है, गोदावरी की ही सहायक नदी प्रवरा है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के किनारे। वहीं पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर पाकिस्तान, ईरान आसपास के क्षेत्र में दास नदी के किनारे अवस्थित। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ से हमने हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक सीमा के विषय में पढ़ा। हड़प्पा नगरों से प्राप्त कुछ चीज़ें, क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है, बोलता है मोहनजोदड़ो, विशाल स्नानागार प्राप्त होते हैं, अन्नागार प्राप्त होते हैं, कांसे की नर्तकी प्राप्त होती है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के अवशेष भी प्राप्त होते हैं, पशुपति की मुहर भी प्राप्त होती है, दाढ़ी वाले पुरोहित की मूर्ति भी प्राप्त होती है। और ये सारी चीज़ें प्राप्त होती है आपकी कहाँ से, बताइए, तो पता नहीं, मोहनजोदड़ो से। वहीं बात करें हड़प्पा से तो शंख का बना बैल प्राप्त होता है, R37 कब्रिस्तान भी प्राप्त होता है, ठीक है। अनाज कूटने की वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त होते हैं, तांबे के बर्तन प्राप्त होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें की प्राप्त कहाँ होता है, हड़प्पा से। वहीं जानवरों के अवशेष, कुबड़ वाला बैल विशेष पूजनीय था, किसका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, ठीक है। भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, हाथी, गेंडे के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद है ये सब चीज़ें आपको समझ में। वहीं बात करेंगे लोथल से, तो लोथल जो है वो भगवा नदी के किनारे है, ठीक है। रंगनाथ राव ने इसका क्या किया था, खोज किया था।
अब बोलता है लोथल जो है गुजरात में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होता है। यह एक बंदरगाह नगर था, यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य प्राप्त है। चावल के दाने, फारस की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना, युगल समाधान, पति पत्नी को एक साथ मरने के बाद दफन किया गया, ऐसा भी प्राप्त होता है। कहाँ से? तो देखिए लोथल से। दूसरी कंडीशन बात करेंगे कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, भूकंप के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। प्राचीनतम साक्ष्य भी है, अग्निकुंड के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। अच्छा, भूकंप के प्रमाण तो पूरे इतिहास में भूकंप का प्राचीनतम प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त होता है और वो सिंधु घाटी सभ्यता। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मतलब यहाँ खेत को जुता हुआ प्राप्त हुआ है। इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि करते थे, ये खेती बाड़ी करते थे यहाँ। और कई बार तो यहाँ मिश्रित खेती का भी प्रमाण मिले हैं और साथ ही साथ एक साथ 2 फसलों को बोए जाने का भी प्रमाण मिला है। और कालीबंगा जो भी बता दें राजस्थान में है, ठीक है, और हनुमानगढ़ ज़िले में है। और ये आपको पता होना चाहिए, हनुमानगढ़ ज़िले में है, ठीक है। कौन? कालीबंगा, जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं, हवन कुंड। पता चलता है कि यज्ञ वगैरह होता होगा, ठीक है, इसलिए हवन कुंड प्राप्त हो रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ से ही प्राप्त नहीं हो रहे, इसका लोथल से ही, और लोथल से सती प्रथा का भी प्रमाण प्राप्त हो रहा है। सती प्रथा, अब देखिए प्राचीन काल में भी सती प्रथा का प्रमाण मिला था। जैसे 510 ईस्वी की 510 ईसा पूर्व के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता था, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है, यहाँ से भी प्राप्त हो रहा है सती प्रथा का प्रमाण। एक्चुअली में वो क्या है? पति पत्नी को एक साथ दफन किया जा रहा है, इसका सती प्रथा का ही प्रमाण है एक तरह से। तो देखिए बनावली से, जो हरियाणा में, यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल, टेराकोटा मॉडल प्राप्त हुआ, अच्छी किस्म के जो के साक्ष्य भी प्राप्त हुए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए और आपको सारी चीज़ याद हो जाएगी। और उम्मीद है यहीं से सारे MCQ आपको पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की सीमाएँ, ठीक है। हड़प्पा की लिपि चित्रात्मक थी, मतलब भाव को स्पष्ट करके इसे देखा गया, सिर्फ पढ़ा नहीं गया, जिसे आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। इसलिए हमारा ज्ञान केवल पुरातात्विक वस्तुओं पर टिका है, जो भूमि के नीचे से निकलती है। उसी के आधार पर इतिहासकार जो है इतिहास लिखने का प्रयास कर रहे सिंधु घाटी सभ्यता का। लोहे का अभाव है, यहाँ से तांबा और कांसा तो यहाँ के लोगों को परिचित थे, लेकिन यहाँ से लोहे की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो देखिए पूछेगा सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहे की जानकारी इनको नहीं थी, ठीक है। राजा या शासन व्यवस्था कैसी थी, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, सब केवल अनुमान पर आधारित है और लोग अनुमान पे ही ये चीज़ों को बता रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना 2 भागों में विभाजित था। ये बोलता है एक नगर आमतौर पर 2 भागों में विभाजित है। एक दुर्ग होता था, यह पश्चिमी भाग था जो छोटा लेकिन ऊंचाई पर स्थित था। दुर्ग टीला होता था, ठीक है। यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, मतलब थोड़ी सी ऊंच नीच के फर्क यहाँ भी देखने को, यहाँ शासक वर्ग के लोग रहते थे, ध्यान रखिएगा, प्रशासनिक लोग रहते थे। वहीं निचला शहर था, यहाँ पूर्वी भाग था जो बड़ा था, वो नीचे बना था। यह आम जनता के रहने की घर थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, समकोण पर काटती थी, जिससे पूरा शहर शतरंज की बोर्ड की जैसा था। इसीलिए को ग्रिड पैटर्न, ठीक है, चेस बोर्ड पैटर्न के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सड़कें एक दूसरे से चौराहे पर मिलते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ सड़कें ही चौराहे पर मिलते थे, बाकी कोई नहीं, ठीक है। जल निकास प्रणाली, हर घर की छोटी नली सड़क की नाली से जुड़ी हुई थी, और ये नाली जो थी वो बड़ी नलियों से जुड़ा हुआ था। इस प्रकार से सारा कचरा जो होता था वो आसानी से प्रवाहित होकर के नलियों से होते हुए बड़ी नली में प्रवाहित हो जाता था। नलियों को ढक कर रखा जाता था ताकि विभिन्न प्रकार की बीमारियां ना फैल जाए। सफाई के लिए बीच बीच में मैनहोल गड्ढे बनाए जाते थे, ठीक है, सफाई के लिए, ताकि कचरा वहाँ लगातार गिरते रहे और पानी ऊपर से बह करके निकल जाए। मतलब बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ की प्लानिंग था। ईंट मन का ईंटों के बने हुए थे, जिनका मकान यहाँ जो होता था वो ईंटों का बना हुआ था। यहाँ के मकान दोनों ईंटों से बने हैं, अधिकतर यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने हैं। लेकिन अगर देखोगे तो कालीबंगा का जो मकान है वो कच्ची ईंटों से भी बना है, इसलिए कालीबंगा को दीनहीन बस्ती या गरीबों की बस्ती के नाम से जाना गया है। और याद रखिएगा मकान पक्की ईंटों के बने थे, जिसका अनुपात जो था 4:2:1 था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलते थे, पीछे की साइड। राजनीतिक संगठन स्वरूप कहता था। विलर के अनुसार यहाँ पुरोहित राजा का शासन था।
जैसे मेसोपोटामिया में था। अभी बताते मेसोपोटामिया किस नदी के किनारे था, नाम याद रखिएगा, दजला एवं फ्रात नदी के किनारे। वहीं मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। वहीं चीन की सभ्यता होंगो नदी के किनारे। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे। और वहीं बात करें हड़प्पा सभ्यता तो रावी नदी के किनारे। और वहीं बात करें मोहनजोदड़ो तो अभी जस्ट बताएं सिंधु नदी के किनारे अवस्थित था। ठीक है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। ठीक है। और लोथल जो था वो भोगवा नदी के किनारे था। मतलब जितनी भी सारी सभ्यताएं थी वो किसी न किसी नदी के किनारे अवस्थित थे। हंटर के अनुसार यहाँ की शासन व्यवस्था जनतंत्रात्मक थी। ठीक है। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक मान्य मत, क्योंकि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी, इसलिए माना जाता है कि शासन की बागडोर व्यापारियों के प्रभावशाली वर्ग के हाथों में थी। ठीक है। और समान बाट माप नियम वगैरह वहाँ मौजूद थे। हड़प्पा सभ्यता का निर्माता कौन था, इसमें भी काफ़ी अधिक मात्रा में कंट्रोवर्सी है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इतिहासकार अलग अलग बातें बोलते हैं। और उन्होंने कहा है भूमध्य सागरीय, ठीक है, इन्हीं हड़प्पा सभ्यता को मूल निबंधता माना जाता है और बसाने वाला माना जाता है। बहुत सारे लोग पोस्ट एस्ट्रॉइड को बोलते हैं, शुरुआती लोग हैं ये। बहुत सारे लोग मंगोलाइड लोगों को बोलते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े थे। अल्पाइन भी बोलते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अलग अलग मान्यता के अनुसार अलग अलग लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता की माना जाता है। ठीक है। निर्माण करता। हड़प्पा सभ्यता नगरों का पतन कैसे हुआ, बोलता है कि बाढ़, सर्जन मार्शल जो है वो बताते हैं कि बाढ़ की वजह से, और मैके के अनुसार भी, अर्नेस्ट मैके के अनुसार, ध्यान रखिए पूछिए किसके अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के पतन बाढ़ के कारण हुआ था, तो सर्जन मार्शल और मैके के अनुसार सिंधु और अन्य नदियों के में बार बार आने वाली बाढ़ के कारण यह सभ्यता पूरी तरह से डूब गया और नष्ट हो गया। दूसरी कंडीशन बाहरी आक्रमण के विषय में बताते हैं, तो इसमें कौन बताते हैं, व्हीलर महोदय बताते हैं। ठीक है। और बोलते बाहरी आक्रमणकारी आए और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पूरी तरह से मार दिया और ये सभ्यता खत्म हो गई। जलवायु परिवर्तन भी वो लोग बोलते हैं, जैसे ऑर्लस्टाइन है, ये बोलते जलवायु में बार बार बदलाव आने के कारण, सूखा जैसे प्रकोप पड़ने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से नष्ट हो गई। जबकि प्रशासनिक शिथिलता, शहरों का रख रखाव खराब हो गया, लोग छोटे गाँव की ओर पलायन कर गए और यहाँ की सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। ऐसे भी जानकारी मिलती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, धातु कर्म, ये लोग लॉस्ट वैक्स तकनीक, ठीक है, से कांसे की मूर्तियाँ ढालते थे। देखिए कांसे की मूर्तियाँ बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करते थे। माप तोल सोलो के गुण को सोलो के अनुपात में यहाँ मौजूद थे। यहाँ हाथी दांत के एक बड़ा सा पैमाना भी मिला है। ठीक है। तराजू भी मिला है। बटखारा भी बहुत अधिक मात्रा में मिला है। और इन लोग जो थे अलग अलग चीज़ों, खेल वगैरह में भी रुचि रखते थे और विभिन्न प्रकार के खेल उन लोग करते रहते थे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं सो, हड़प्पा सभ्यता त्रिकोणीय जीवन। यहाँ सामाजिक जीवन कैसा था, समाज मात्र सत्तात्मक था। समाज बड़ी संख्या में नारी की मिट्टी मिली है मोहनजोदड़ो से, सिंधु घाटी सभ्यता से। इससे पता चलता है कि यह सभ्यता मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है। वहीं अगर बात करेंगे तो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। लोग गेहूँ, जौ, मटर, तिल और संसार में सबसे पहले कपास उगाने का श्रेय भी सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। ठीक है। पूरे हड़प्पा क्षेत्र में एक जैसी नगर योजना, एक समान ईंटों का साइज, एक जैसी बाट तौल की प्रणाली, मजबूत केंद्रीय शासन व्यवस्था थी। वर्ग का विभाजन था, 3 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। वहीं पशुपालन, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुबड़ वाली बैल विशेष पूजनीय थे जिसको प्रयोग करते थे इन लोग। ठीक है। शांति प्रिय जीवन इन लोग जीते थे, ये ध्यान रखना है। खान पान इसको क्या था, ये शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी थे। सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे, क्योंकि सूती वस्त्र के साक्ष्य हैं और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। व्यापार और वाणिज्य के आंतरिक व्यापार के साथ साथ मेसोपोटामिया, ठीक है, ओमान, बहरीन के साथ इनका अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के लेखों में हड़प्पा को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। कानून व्यवस्था, जल निकास के दैनिक सफाई, कचरा पात्रों की, ठीक है, व्यवस्था दर्शाती है कि यहाँ की नगर पालिका जैसी संस्थाएं भी मौजूद थी। मनोरंजन और श्रृंगार, देखो यहाँ पे क्या होता था, पासे का खेल यहाँ के लोग खेलते थे, मतलब खेल शतरंज जैसा जो होता है वो। ठीक है। शिकार करना, ठीक है, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय था। पशुओं को लड़ाना मनोरंजन के साधन था। स्त्रियों पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे, दोनों क्या करते थे, श्रृंगार प्रेमी थे। चौंदड़ो एक जगह भी है जहाँ से लिपस्टिक का कारखाना भी मिला है। ठीक है। और कई बार तो कालीबंगा वगैरह क्षेत्र से भी और लोथल से भी मिला है। कालीबंगा क्षेत्र से तो
बहुत सारे कंघी वगैरह जीबीसी में पता चलता है, ठीक है। हार, अंगूठी, काजल, लिपस्टिक वगैरह सारी चीज़ लेते थे। सिर्फ कला मन की बनाना में कारखाने, मोहरे बनावटी, मिट्टी के चमकदार, लाल और बर्तन बनाना इसका प्रमुख व्यवसाय था। धार्मिक प्रभाव, राजनीतिक और धर्म आपस में जुड़े थे। पुरोहित का समाज और निर्णयों पर गहरा प्रभाव था। तो यहीं तक एक पार्ट और आएगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और सिंधु घाटी सभ्यता की लगभग सारी चीज़ें पॉइंट यहाँ पे हमने बता दिया, ठीक है। और ये सारी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है, इससे बाहर नहीं जाएगा। इससे आप नोट्स बना लीजिए और बेहतर तरीके से देखिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा।